हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेटा। आज हम अपने क्षितिज काव्यखंड का कन्यादान पाठ के बारे में जानेंगे। इसके राइटर हैं ऋतुराज। ऋतुराज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पाठ शुरू करने से पहले। सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले यानी समाज में फैली असमानताओं का वर्णन करने वाले कवि जो है ऋतुराज, इनका जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ। उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया तथा 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया। इन दिनों सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहे। इनका अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार है। इन्होंने अपने लेखन में उन विषयों को लिखा जिसे समाज में कोई नहीं पूछता, यानी जिन विषयों की समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, उन विषयों को इन्होंने ढूंढा और उन पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी कविताओं में हमें उनके आसपास होने वाली घटनाओं, विषमताओं का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनको मिलने वाले मेन पुरस्कार हैं सोमदत्त, परिमल, मीरा, पहल और बिहारी पुरस्कार। इनकी 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख है एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद। ये कवि परिचय हो गया। इस कविता में कवि ने कन्यादान पाठ में कन्या के दान यानी कन्या के विवाह पर अपनी पुत्री मोहवश एक माँ अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का बोध करा रही है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की सीख दे रही है उस बेटी उसकी अभी सियानी यानी समझदार नहीं है। उन अनुभवों से जो माँ उन्हें सिखा रही है, सीख दे रही है जो माँ। यह एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। एक माता जो है अपनी बेटी का दान कर रही है और साथ में कुछ सीख भी दे रही है। विवाह के समय पर विवाह शादी यानी माता पिता के द्वारा अपनी कन्या को जब वो पति को सौंपते हैं तो जो विधि और विधान किया जाता है वह विवाह कहलाता है। तो यही इस पाठ में बताया गया है। यानी एक बेटी जो कि अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व है, पूर्णतः कुशल नहीं है, उसे माँ कुछ नसीहतें दे रही है, कुछ सदुपदेश दे रही है। उसी के बारे में यहाँ भी बताया जा रहा है, उसके बारे में हम भी जानेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ देखो, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से एक माँ के दुख को बता रहा है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, यानी कितना सत्य था उसका दुख, कितना साक्षित था माँ का दुख। किस समय? लड़की को दान में देते वक्त। जब माँ अपनी लड़की का दान कर रही थी, शादी कर रही थी, तो उस समय उसकी माँ का दुख कितना प्रामाणिक यानी यथार्थ था, सत्य था, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी माँ का दुख इतना अधिक था जैसे माँ अपनी अंतिम पूंजी का दान कर रही, यानी जीवन भर कमाई हुई पूंजी का माँ दान कर रही हो। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुखों का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की।
माँ बता रही हैं, माँ के द्वारा यहाँ कवि के द्वारा यहाँ बताया जा रहा है कि जब माँ उसे सीख दे रही थी अपनी बेटी को, तो उस समय लड़की सयानी नहीं थी, यानी वह भोली और सीधी और सरल थी। लड़की में छल कपट नहीं था, वह सबको अपने जैसा ही समझती थी। उसे सुख का आभास तो होता था, यानी उसे माँ बाप का प्यार, भाई बहन का दुलार, ये सब तो उसे मिला हुआ था और उन्हीं में वह खुश होती थी। यानी अच्छी अच्छी सुखी सुखी बातों का उसे आभास होता था, लेकिन उसे अभी दुख बाँचना नहीं आता था। यानी जीवन में आने वाली जो जिम्मेदारियां थीं उनका बोध उसे अभी नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश यानी जो अभी अभी पढ़ने वाली जो लड़की होती है, यानी वह अभी सब कुछ सीख ही रही थी। उसे अभी आने वाले सभी अनुभवों का ज्ञान नहीं था, अभी उसे केवल कुछ कुछ जीवन का अनुमान था, अनुभव था, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात अभी जो है वह सुखों के धुंधले प्रकाश को ही समझने की कोशिश कर रही थी। जीवन की कविता के कुछ तुक व लयबद्ध शब्दों को ही वह पढ़ पाती थी। अर्थात जीवन के गहरे अर्थ को समझने में की समझ उसमें अभी नहीं थी। वह जीवन में हल्के फुल्के सुखों को ही वास्तविक सुख समझती थी। तो यहाँ देखो बेटा, इस पद का हम काव्य सौंदर्य भी यहीं जान लेते हैं। काव्य सौंदर्य में शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य आता है। शिल्प सौंदर्य में क्या क्या आते हैं? शिल्प सौंदर्य में उस काव्य की भाषा कैसी है, शैली कैसी है, और कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, अलंकार कौन से हैं, ये सब शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। और भाव सौंदर्य में आता है कविता का मेन मोटिव क्या है, उस कविता का मेन भाव क्या है, क्या कहा जा रहा है, ये सब भाव सौंदर्य में आता है। तो शिल्प सौंदर्य में भाषा जो है सरल और स्पष्ट है। ये रहा देखो, शिल्प सौंदर्य में भाषा सरल, स्पष्ट तथा भावानुकूल है। कविता जो है वो गद्य की भांति है, किंतु अर्थ तथा भावों की लय उसे गीतिमय बनाती है। धुंधले प्रकाश, तुक, लयबद्ध पंक्तियाँ जैसे प्रतीकों के माध्यम से पुत्री की मानसिकता को अत्यंत सुंदर ढंग से उभारा गया है। देते वक्त में अनुप्रास अलंकार है, तय और तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अंतिम पूंजी हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है, यानी अंतिम पूंजी हो या कल्पना का भाव है। तो जहाँ उपमेय उपमा में उपमान की कल्पना की जाती है, वहाँ हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था। माँ के दुख को प्रमाणिक कहकर दुख की गहराई को भी यहाँ बढ़ाया गया है। कुछ प्रतीकात्मक शब्द भी हैं। अंतिम पूंजी हो, यहाँ पुत्री के लिए प्रतीकात्मक शब्द अंतिम पूंजी का प्रयोग किया गया है। धुंधला प्रकाश, यानी धुंधला प्रकाश का अर्थ यहाँ वैवाहिक सुखों का अस्पष्ट ज्ञान, यानी विवाह के बाद आने वाले सुख और दुखों का अभी लड़की को पूर्ण ज्ञान नहीं था। तुकों और लयबद्ध पंक्तियाँ, यानी जीवन में सुखों का मधुर पक्ष, ये प्रतीकात्मक शब्द हैं। स्त्री जीवन के प्रति कवि हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति भी मिली है। ये तो था इसका शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कवि ने कन्यादान कविता की इन पंक्तियों में पुत्री के लिए मातृ हृदय की गहरी संवेदना को उभारा है, यानी एक माँ को होने वाले दुख को उभारा है। पुत्री का दान करते वक्त जो दुख माँ को होता है, अपने सुख दुख की सखी, यानी बेटी जो होती है अपने माँ के सुख दुख की सखी होती है, एक बेटी माँ की सहेली होती है। तो सखी बेटी माँ का कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत दुखद समय है। उस समय एक तरफ अपनी अंतिम पूंजी से बिछुड़ने का पीड़ा है, तो दूसरी तरफ मानसिक रूप से अपरिपक्व
भोली अपरिपक्व का अर्थ होता है जो पूर्णतया कुशल न हो। अपरिपक्व, अनमैच्योर, यानी जो पूर्णतः कुशल नहीं है, अभी सरल स्वभाव वाली है। क्योंकि उसकी बेटी का वैवाहिक जीवन के सुखों का उसे कुछ कुछ तो एहसास है, किंतु ससुराल पक्ष से जुड़े कठोर सत्य तथा पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति का उसे अभी बोध ज्ञान नहीं है। माँ ने कहा, माँ क्या सीख दे रही है अब? माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, आग में जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ माँ क्या सीख दे रही है अपनी बेटी को कि कभी तुम अपनी सुंदरता पर इतना मत रीझना कि उसे पानी में देखकर अपने चेहरे पर खुश मत होना, और ये मत सोचना कि मेरी सुंदरता को देखकर लोग खुश हो जाएंगे, यानी मैं अपनी सुंदरता से सभी को मुग्ध कर लूँगी। अपनी सुंदरता पर उसे खुश होना या इतराना नहीं चाहिए, यानी आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए। आगे माँ क्या कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर लोगों को की रोटियां सेककर उनकी भूख मिटाने के लिए है, ना कि अपने आप को या अन्य लोगों को जलाने के लिए। माँ कह रही है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, यानी जब आपको कोई पीड़ा हो या दुख हो तो गुस्से में आकर अपने आप को आग के हवाले मत कर देना, यानी उसमें जलना मत, क्योंकि आग तो रोटियां सेकने के लिए है, उसमें जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। और माँ क्या कह रही है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण जो होते हैं वो बंधन की तरह होते हैं, उनके लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, वो बांधने वाले होते हैं। और आखिर में माँ क्या कह रही है, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी लड़की बनकर रहना लेकिन बिल्कुल लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात हर संभव यह कोशिश करना कि नारी सुलभ कमजोरियों से आप बचो, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों पर अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। कवि का कहना है कि वस्त्र और आभूषण जैसे जो नारी सुलभ कमजोरियां हैं वो किसी भी लड़की या स्त्री को जीवन से समझौता करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अतः लड़की की माँ चाहती है कि आप उन सभी कमजोरियों से दूर रहो। और माँ सचेत कर रही है बेटी को कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना, पानी में झाँककर अपने सौंदर्य पर मत रीझना। रूप जो होता है वो भुलावे में आपको भ्रमित करने वाला होता है। माँ एक और सीख दे रही है यहाँ बेटी को कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग में जलकर आत्महत्या करने की कोशिश मत करना, यह उसका गलत उपयोग हो जाएगा। और अपने अस्तित्व को भी मत भूलना। आभूषण सौंदर्य की वृद्धि के लिए है, बेड़ियों के लिए नहीं। अंत में माँ क्या कहती है कि लड़की बनकर रहना पर लड़की जैसी मत दिखना। अर्थात तुम लड़कियों के गुण तो तुम्हारे अंदर होने चाहिए पर लड़कियों वाली कमजोरियों से दूर रहना। अर्थात लड़की जैसी दब्बू और कमज़ोर मत बनना, अपनी कोमलता को अपनी कमजोरी मत बनाना। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसका तुम्हें डट कर विरोध करना होगा। इस पद का काव्य सौंदर्य हम जान लेते हैं। यहाँ पर शिल्प सौंदर्य को कला सौंदर्य भी कहते हैं बेटा। कविता में सरल शब्दावली का प्रयोग हुआ है, भाषा में प्रतीकात्मकता है, जैसे पानी में झाँकना, रोटियां सेकना। यहाँ लोगों की आंखों में तैरते हुए प्रशंसा भाव से प्रभावित होना तथा घरेलू कामकाज करने के प्रतीक हैं। लड़की होना में गहरी अर्थ व्यंजना दी हुई है। गद्यात्मक रचना होते हुए भी लय जो है काव्यात्मक रूप प्रदान करती है, यानी रचना जो है गद्यात्मक रूप में लिखी हुई है, खड़ी बोली में लिखी हुई है, लेकिन
यह भी गीति शैली में है। कविता में भावुकता और बौद्धिकता की विजय नजर आती है। अलंकारिक सौंदर्य है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ उपमा अलंकार है। विरोधाभास है। माँ ने कहा लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। भाव सौंदर्य में माँ के संचित अनुभवों को की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। यानी एक माँ ने अपने जीवन में जिन दुखों का अनुभव किया है उनका साक्ष्यों की यहाँ माँ ने अभिव्यक्ति की है अपनी बेटी के माध्यम से, कि अपनी बेटी को सीख देने के माध्यम से कि मैंने जो दुख सहे वो आप मत सहना। माँ का हृदय बेटी के वैवाहिक जीवन में कदम रखने से पहले उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सचेत करता है। सुंदरता तथा वस्त्र तथा आभूषण स्त्री जीवन को बंधनों में बांधने के साधन है। नववधू में सरलता, कोमलता आदि के भाव तो होने चाहिए, पर साथ ही उसे सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इन गुणों को कमजोरी से समझकर दुनिया वाले उस पर अत्याचार न करें। ओके बेटा, आई होप आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे और इसका भावार्थ भी समझ गए होंगे। इसकी व्याख्या जो है अपने फेयर नोटबुक में राइट करनी है, सप्रसंग व्याख्या नोट करनी है और प्रश्न उत्तर अगली PDF में हम भेज देंगे इसके।